आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों के हल का। वर्ष 2002 के प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के प्रथम भाग का आज हम हल प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं वर्ष 2002 में पूछे गए प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक का मानक हल। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से एक विकल्प ऐसा है जो प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। तो चारों विकल्प में आप देखिए, ए क्रीटो, बी रिपब्लिक, सी एथिक्स या निकोमैनिथिक्स और डी एपोलॉजी। इसमें जो उत्तर है वह है एथिक्स निकोमैकियन एथिकल या एथिक्स। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पूछा है कि कौन सी पुस्तक प्लेटो की नहीं है, तो ये जो एथिक्स, ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक है अरस्तु का, अरस्तु। क्रीटो भी पुस्तक जो है प्लेटो की है और रिपब्लिक भी प्लेटो की है और एपोलॉजी भी प्लेटो की पुस्तक है। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक रिपब्लिक है और रिपब्लिक का एक नाम और है कंसर्निंग जस्टिस, यानी इसका अर्थ हुआ न्याय से संबंधित, न्याय से संबंधित। रिपब्लिक में प्लेटो एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए न्याय की संकल्पना देता है और वह बताता है कि न्याय समाज में जो 3 वर्ग हैं, 3 वर्ग, ये तीनों वर्ग कौन कौन है। पहला वर्ग जो है शासक और दूसरा वर्ग कौन है, सैनिक, और तीसरा वर्ग है उत्पादक। ये अपने अपने कार्य को करते हुए दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, तभी राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। क्रीटो, एपोलॉजी, ये दोनों पुस्तकें भी प्लेटो की लिखी गई हैं। तो आइए हम व्याख्या देख लेते हैं। प्लेटो की जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, सारी पुस्तकें संवाद या कथोपकथन या फिर वार्तालाप या फिर बातचीत की शैली में लिखी गई हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की कुल संख्या 36 यानी 36 है। यदि प्लेटो के पत्रों को भी मिला दिया जाए तो प्लेटो की कुल रचनाएं जो है वह 49 हो जाता है। हमने बताया कि प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वह है रिपब्लिक। रिपब्लिक में प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की बात कही है और आदर्श राज्य में न्याय, शिक्षा, साम्यवाद आदि की चर्चा की है। यानी प्लेटो की जो रिपब्लिक है, इसका जो विषय वस्तु है वह एक आदर्श राज्य, न्याय, साम्यवाद तथा शिक्षा आदि की चर्चा है। प्लेटो की सबसे लंबी पुस्तक परीक्षाओं में पूछता है और अंतिम पुस्तक वह पुस्तक है लाज, द लाज। आप यहाँ देखिए, इसमें प्लेटो ने कानून की चर्चा की है और यह कानून व्यवहार में कैसे लागू किया जाएगा।
परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्लेटो की कौन सी पुस्तक उसकी अंतिम कृति है जो उसके मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई, तो वह है लास। अपोलॉजी प्लेटो की पुस्तक है। अपोलॉजी जो पुस्तक है कि प्लेटो का जो गुरु था सुकरात, जब उसे लोकतंत्र में विषपान के लिए बाध्य किया गया था और उसके ऊपर जब मुकदमा चलाया गया था, उस मुकदमे की कार्रवाई तथा सुकरात पर लगे हुए आरोपों का खंडन प्लेटो ने अपनी पुस्तक अपोलॉजी में किया है। प्लेटो की एक और पुस्तक जो है सिंपोजियम। सिंपोजियम में प्लेटो ने प्रेम और दार्शनिक विषयों पर चर्चा की है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो परीक्षाओं में भी पूछी जाती है वह है द स्टेट मैन। स्टेट मैन में जो है आदर्श शासक के क्या गुण होने चाहिए, आदर्श शासक की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, उस पर प्लेटो ने चर्चा की है। इसके अलावा प्लेटो की कुछ अन्य पुस्तकें जैसे फेडो, मीनो, प्रोटोगोरस, फेड्रस, ग्रोजियस और टीमियस है। तो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से किसने आदर्श राज्य की जनसंख्या 50-40 व्यक्तियों तक सीमित किया? ए है अरस्तु, बी है प्लेटो, सी है रूसो और डी है पोलिबियस। तो इसमें जो उत्तर आपका सही बी है वह है प्लेटो। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी है, हमने बताया वह है द लॉज। द लॉज जो है, यह जो पुस्तक है यह कानून के व्यवहारिक प्रयोग पर लिखी गई पुस्तक है। इसी पुस्तक में द लॉज में ही प्लेटो ने एक जो राज्य है, प्लेटो के समय में आज की तरह राज्य नहीं था, बल्कि उस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जिसे नगर राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर राज्य या सिटी स्टेट। तो कहता है कि आदर्श राज्य में जो जनसंख्या होनी चाहिए वह 50-40 होना चाहिए, ऐसा प्लेटो ने द लॉज में बताया है। इसमें अरस्तु, रूसो, पोलिबियस जो हैं, इसमें अरस्तु भी छोटे या मध्यम राज्य का समर्थन करता है और कहता है कि राज्य ऐसा होना चाहिए जो आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो। रूसो भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक है और कहता है कि राज्य जो है वह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम व्याख्या में देते हैं। प्लेटो ने अपनी कृति किसमें? द लॉज में आदर्श राज्य की जनसंख्या 50-40 बताई है। एक प्रश्न दिमाग में उठता है, मन में उठता है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या 50-40 ही क्यों बताया? तो इसके पीछे जो कारण है वह बड़ा ही व्यवहारिक है कि राज्य के निर्माण में यह जो 50-40 संख्या है यह 1 से लेकर के 10 तक विभाजित हो जाती है, और विभाजित होने के कारण राज्य के प्रशासन का विभाजन और सैन्य व्यवस्था का विभाजन आसानी से किया जा सकता था। इसलिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या को 50-40 रखा। प्लेटो की प्रमुख जो पुस्तक रिपब्लिक है, जो न्याय से संबंधित है, उस पुस्तक में उन्होंने राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए इस पर चर्चा नहीं किया है। अरस्तु राज्य की एक निश्चित जनसंख्या नहीं बताया है। वह कहता है कि राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत कम होना चाहिए और ना ही बहुत अधिक होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि उसमें आत्मनिर्भर
कुशल प्रशासन, नागरिक एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान सके। एक सवाल मन में यहाँ उठता है कि क्या कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो बड़े राज्यों का भी समर्थन करते हैं? हाँ, टिटस्के और एक्टन। कौन? टिटस्के, ट्रीटस्के और लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन, ये ऐसे विद्वान हैं जो बड़े राज्यों का समर्थन करते हैं। किंतु प्लेटो, अरस्तु, रूसो और डी टाकविले नामक जो विद्वान हैं ये छोटे राज्यों का समर्थन करते हैं। तो आपको यह जान लेना चाहिए कि परीक्षाओं में कभी कभी पूछ देता है कि कौन से छोटे राज्यों का समर्थन करते हैं और कौन लोग बड़े राज्यों का समर्थन करते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हाब्स और डी हेगल। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है अरस्तु। आप सभी जानते हैं कि मानव विकास की प्रक्रिया में पहले व्यक्ति जो है धरती पर पहले आता है, उसके बाद राज्य आता है। किंतु देखिए यहाँ पर जो अरस्तु है ये उल्टी बात कहता है कि राज्य जो है वह व्यक्ति से पहले आया हुआ है। जब हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं, कैसे ऐतिहासिक, तो हम पाते हैं कि व्यक्ति जो है यह व्यक्ति जो है कौन है? पहले आया, और राज्य जो है यह कब आया? बाद में आया। किंतु अरस्तु का यहाँ जो कहना है वह दार्शनिक एवं तार्किक दृष्टिकोण से है। दार्शनिक और तार्किक दृष्टि से वह कहता है कि व्यक्ति नहीं, राज्य पहले आया हुआ है। इसके पीछे जो अरस्तु का तर्क है वह है कि सबसे पहले हम संपूर्ण की कल्पना करते हैं, उसके बाद उसके भागों की बात हमारे मस्तिष्क में आती है। जैसे हम पहले संपूर्ण वृत्त की बात करते हैं, फिर त्रिज्या की बात करते हैं। पहले हम संपूर्ण शरीर का विचार हमारे दिमाग में आता है, फिर उसके अंगों की बात पहले आता है। इसी तर्क के आधार पर अरस्तु कहता है कि राज्य जो है वह व्यक्ति से पहले है। व्याख्या को देखिए, राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। दूसरी बात कहता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यक्ति जो है यह राज्य से पहले है और राज्य जो है बाद में आता है। अरस्तु इस प्रश्न पर विचार करते हुए स्वयं कहता है कि राज्य जो है वह व्यक्तियों, ग्रामों, परिवार से विकसित होकर के बना है। यहाँ पर देखिए कि व्यक्तियों को मिला करके क्या बनता है? परिवार बनता है, और परिवार से क्या बनता है? ग्राम, और ग्राम से क्या बनता है? राज्य का निर्माण होता है। यहाँ पर अरस्तु बता रहा है कि व्यक्ति पहले आया और राज्य का निर्माण बाद में हुआ। किंतु अरस्तु जब कहता है कि व्यक्ति जो है वह राज्य के बाद है या राज्य व्यक्ति से पूर्व है, तो वह इस पर एक दार्शनिक तर्क का सहारा लेता है। वह कहता है कि हमारे मस्तिष्क में समग्र यानी पूर्णता का विचार पहले आता है और खंड यानी उसके भाग का विचार बाद में आता है। जैसे वृत्त की कल्पना हमारे मस्तिष्क में पहले आती है और त्रिज्या की कल्पना उसके बाद आती है। बिना वृत्त के हम त्रिज्या की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से राज्य जो है वह क्या है? समग्र है, अपने आप में पूर्ण है, और व्यक्ति क्या है? उसका अंग है। जिस प्रकार से शरीर से अंगों का
अलग हो जाने पर अंग का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसी प्रकार से राज्य से व्यक्ति अगर अलग हो जाए तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसीलिए तो कहता है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वह या तो पशु है या फिर देवता है। आगे चौथा प्रश्न है कि सामान्य इच्छा संप्रभुता है, यह कथन किसका है? ए रूसो, बी बोदा, सी ऑस्टिन और डी क्रेप। तो यहाँ पर जो उत्तर सही होगा ए रूसो। रूसो ही वह विद्वान है जो सामान्य इच्छा, किसको? सामान्य इच्छा को क्या मानता है? संप्रभु मानता है, संप्रभु। अब आप जानिए कि संप्रभुता वास्तव में क्या है। संप्रभुता एक जो है सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति जो सभी से अपने आदेशों का पालन तो करवा लेती है लेकिन किसी के आदेश का पालन नहीं करती है, और वह जो है आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होती है। यहाँ पर सामान्य इच्छा की बात जब रूसो करता है तो सामान्य इच्छा है क्या? सामान्य इच्छा वह कहता है कि परार्थमयी, परार्थमयी या फिर आप कह सकते हैं कल्याणकारी, कल्याणकारी, या फिर आप कह सकते हैं इसे रियल विल, रियल विल, इसी का जो योग है, इसका योग यही क्या है? सामान्य इच्छा है, सामान्य इच्छा। इस सामान्य इच्छा में संप्रभुता की जितनी सारी विशेषताएं होती हैं वे सभी पाई जाती हैं। व्याख्या को देखें कि सामान्य इच्छा ही जो है वह क्या है? संप्रभुता है। रूसो का मानना है कि विज्ञान और सभ्यता की प्रगति ने मनुष्य को आगे ले जाने के बजाय उसे पतन के गर्त में धकेल दिया है। तो यानी मनुष्य सभ्यता और विकास से पहले आजाद और स्वतंत्र स्थिति में रहता था। तो यह स्वतंत्र स्थिति से मनुष्य विमुख कैसे होता है? तो रूसो मानता है कि जनसंख्या की वृद्धि और संपत्ति के आगमन से जो है यह मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्थिति से जो है दूर हो गया। और वह कहता है कि संपत्ति समाज में कब आती है? वह कहता है कि कोई व्यक्ति जमीन के एक टुकड़े को घेर लिया और उसने कहा कि यह मेरा है, और कुछ मूर्ख ऐसे पैदा हो गए जिन्होंने मान लिया कि यह तुम्हारा है, वहीं से संपत्ति और असमानता का जन्म हो जाता है। और यह असमानता जो है यह पीड़ादायी है। इसीलिए रूसो कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो, किंतु इतना प्रगति हो जाने पर अब पीछे की ओर लौटना संभव नहीं है। इसलिए रूसो सामाजिक समझौते का प्रतिपादन करता है और कहता है कि सामाजिक समझौते में प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताएं, अपना अधिकार, अपनी सामूहिक इच्छा यानी परार्थमयी इच्छा को सौंप देता है, और इस तरह से अपना अधिकार वह सामान्य इच्छा को देकर के पुनः प्राप्त कर लेता है। यानी सामान्य इच्छा जो है वह मनुष्य के अच्छी इच्छाओं का, दूसरों के कल्याण करने की इच्छाओं का, चाहे वह एक व्यक्ति की इच्छा क्यों ना हो, उसी का योग क्या है? सामान्य इच्छा है। इसीलिए तो रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस सामान्य इच्छा में संप्रभुता की सारी विशेषताएं, जैसे अदेयता यानी संप्रभुता जो है किसी को दी नहीं जा सकती है। संप्रभुता के हस्तांतरण यानी किसी को दे देने का अर्थ होता है संप्रभुता को समाप्त कर देना या राज्य को समाप्त कर देना। अविच्छेदता
यानी खंडित होना, बांट देना, ऐसा संप्रभुता के साथ नहीं होता है। संप्रभुता अविच्छेद यानी बिना बटी हुई होती है, यह सर्वोच्च होती है। राज्य में जितने संघ, समुदाय इत्यादि होते हैं, उनसे जो सामान्य इच्छा या संप्रभुता है यह सबसे ऊपर होती है। यह निरंकुश भी होती है, यानी अपने आदेशों का पालन कराने के लिए दंड शक्ति का भी प्रयोग करती है। यह अस्थायी होती है, यानी यह परमानेंट होती है। इसे कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर नहीं होती है। यह विवेक पर आधारित होती है और लोगों के कल्याण का कार्य करती है। सामान्य इच्छा, ऐसा रूसो मानता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ए ह्यूम, बी बेंथम और सी जे.एस. मिल और डी टी.एच. ग्रीन। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है वह है बेंथम। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि उपयोगितावाद है क्या? उपयोगितावाद क्या है? यह उपयोगितावाद यह है क्या? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यानी बेंथम ने उपयोगितावाद का एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, इसलिए बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि उपयोगितावादी विचारधारा अचानक से बेंथम के दिमाग में आई हो। इस पर बेंथम से पूर्व जो सिरेनायक विचारक रहे हैं, जो एपिक्यूरियन विचारक रहे हैं, हचेसन, प्रिस्टले, ह्यूम आदि जो विद्वान थे, इन्होंने भी काम किया था। किंतु बेंथम ने उपयोगितावाद को एक वैज्ञानिक आधार, एक विस्तृत आधार प्रदान किया और बताया कि इस उपयोगितावाद में संख्या का बड़ा महत्व है। यानी यह मात्रा को स्वीकार करता है। अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख ही बेंथम का क्या है? उपयोगितावाद है। व्याख्या आपको देखें कि बेंथम के उपयोगितावाद का प्रवर्तक होने से पूर्व यूनान में एपिक्यूरियन विचारधारा, जिसे सुखवादी माना जाता है, यह एपिक्यूरियन विचारधारा जो यूनान में पनपी, यह मनुष्य को सुखवादी मानती है। प्राचीन भारत में चारवाक दर्शन भी सुखवादी, भौतिकवादी दर्शन है, जो कहता है कि यावत् जित्वा सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमन कुतः। हाब्स, आप सभी लोग हाब्स को जानते हैं कि हाब्स जो है यह सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो है प्रवर्तक है। किंतु हाब्स जब मनोवैज्ञानिक भौतिकवाद की बात करता है तो वह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, एक सुखवादी प्राणी है। इसी तरह से लाक ने उपयोगिता के आधार पर ही राज्य या शासन की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करता है। सिरेनायक विचारकों ने भी उपयोगितावाद का प्रचार प्रसार किया। रिचर्ड कम्बरलैंड, डेविड ह्यूम आदि ने इस पर काफी वर्क किया। प्रिस्टले, हचेसन, पैले, हॉलबैक, हल्यूटिशियस, बेंथम, जेम्स मिल, ऑस्टिन, ग्रोट, जे.एस. मिल, मोर्सवर्थ आदि ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने उपयोगितावाद पर कार्य किया है। किंतु बेंथम ने उपयोगितावाद को एक स्पष्ट या व्यापक दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसलिए उपयोगितावाद को कभी कभी बेंथमवाद भी कह दिया जाता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा
उपयोगितावाद के बारे में। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा नहीं लिखी गई? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ए, बी, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, और सी, एसेज ऑन लिबर्टी, और डी, यूटिलिटेरियनिज्म। तो यहाँ पर जो विकल्प संख्या बी है, यह विकल्प संख्या बी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बेंथम के द्वारा, बेंथम के द्वारा। तो इसमें विकल्प संख्या बी जो है वह सही है। जे.एस. मिल ने 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यहाँ एसेज ऑन लिबर्टी और उपयोगितावाद दिया हुआ है। व्याख्या देखिए, जे.एस. मिल की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें 1859 में लिखी हुई एसेज ऑन लिबर्टी सबसे प्रमुख पुस्तक है, जिसमें उसने स्वतंत्रता पर विचार किया है। दूसरा, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1860 में, इसमें इसने प्रतिनिधि शासन पर विचार किया है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में जे.एस. मिल ने लिखा, और उपयोगितावाद 1863 में लिखा, और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जिसमें महिला अधिकारों की बात उसने की है, 1869 में लिखा। मिल एक ऐसा विचारक है जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी की स्वतंत्रता का समर्थक है। वह प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देना चाहता है, चाहे वे सनकी हो या पागल ही हो। मिल कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मन, अपनी आत्मा, अपने शरीर पर संप्रभु है, यानी यह कहता है कि व्यक्ति जो है अपना मालिक स्वयं है। जहां पर बेंथम ने उपयोगितावाद में मात्रात्मक यानी संख्या की बात कही थी, बेंथम का मानना था कि काव्य पाठ करना और पुष्पिन यानी बच्चों का एक खेल होता है, ये दोनों में यदि आनंद समान आता है तो दोनों समान है। मिल यहाँ पर आकर के बेंथम से अलग हो जाता है। वह बेंथम के उपयोगितावाद में नैतिक अवधारणा यानी गुणात्मक अवधारणा प्रवेश कराता है, गुणात्मकता का प्रवेश कराता है, और कहता है कि एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव अच्छा है, और एक संतुष्ट मनुष्य की अपेक्षा एक असंतुष्ट शुक्रात अच्छा है। एक असंतुष्ट शुक्रात और एक असंतुष्ट मानव क्यों बेहतर हैं? इसलिए बेहतर हैं कि जहाँ पर एक संतुष्ट मनुष्य और संतुष्ट शूकर केवल अपने पक्ष को समझते हैं, वहीं पर असंतुष्ट मानव और असंतुष्ट शुक्रात दोनों पक्षों को समझते हैं। मिल कहता है कि एक व्यक्ति को किसी की पर अपने विचार थोपने का जिस तरह से अधिकार नहीं है, उसी प्रकार से अनेक व्यक्ति समाज या समुदाय को एक व्यक्ति के विचार को दबाने का अधिकार नहीं हो। जिस तरह से एक व्यक्ति गलत हो सकता है, उस तरह से संपूर्ण समुदाय या समाज भी गलत हो सकता है। मिल जब स्वतंत्रता की बात करता है तो वो स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटता है। एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरा कार्य विषयक स्वतंत्रता। कार्य विषयक स्वतंत्रता को जेम्स मिल 2 भागों में और डिवाइड करता है, एक स्व विषयक और दूसरा पर विषयक। स्व विषयक का जो अर्थ है वह है स्वयं से संबंधित, और पर विषयक का जो अर्थ है वह है दूसरे से संबंधित। तो यहाँ पर विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, यहाँ पर जे.एस. मिल नकारात्मक स्वतंत्रता
नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ पर यह नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति जो अपने विवेक से, बुद्धि से निर्धारित करे, उसके अनुसार वह आचरण करे और उस पर राज्य का या किसी अन्य का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो, वह नकारात्मक स्वतंत्रता है। फिर सकारात्मक स्वतंत्रता को जेम्स मिल दो भागों में बांटता है। एक कहता है कि स्व-विषयक। स्व-विषयक का अर्थ होता है कि स्वयं से संबंधित। यदि बंद कमरे में व्यक्ति शराब पीता है या कुछ ऐसा कार्य करता है जिससे समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस आज़ादी पर भी, स्व-विषयक आज़ादी पर भी मनुष्य के प्रबंध या उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दूसरा है पर विषयक। पहला स्व-विषयक और दूसरा पर विषयक। पर विषयक का अर्थ है दूसरे से संबंधित, यानी आप कुछ ऐसा कार्य, कृत्य या आचरण करते हैं जिससे सामाजिक या सार्वजनिक या सामुदायिक जीवन प्रभावित होता है, तो मिल इस पर राज्य के द्वारा हस्तक्षेप की बात करता है। इस तरह से मिल एक सीमित क्षेत्र में, यानी पर विषयक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की बात करके सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का शुरुआत कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब प्रस्तुत किया? इसमें बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन है 1955, बी है 56, सी है 57 और डी है 1959। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है 1957। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन यह शक्ति है और इस शक्ति को जो है अनेक भागों में जो है वितरित कर दिया जाए, तो यही क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। शक्ति का एक जगह केंद्रित होना सेंट्रलाइजेशन कहलाता है, केंद्रीकरण कहलाता है, और शक्ति का विविध भागों में बंटवारा कर देना वह क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। यहाँ पर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कहा गया है, यानी प्रजातांत्रिक प्रणाली में, लोकतंत्र की प्रणाली में, जिसमें जनता अपने लिए कानून स्वयं के द्वारा या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाता है, ऐसी प्रणाली में जनता की सहभागिता, अपने लिए कानून बनाए, अपने विकास के लिए कार्य करे, ऐसी स्थिति में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति जो आई, इसने जो है त्रिस्तरीय यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, जिसमें ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर यानी खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का सुझाव दिया। व्याख्या को देखिए। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। इस समिति का जो उद्देश्य था वह क्या था कि गांव तक शासन और विकास का अधिकार गांव के लोगों को सौंपा जाए, जिससे वे अपने विकास संबंधी योजनाओं को स्वयं बना सकें और अपने ऊपर लागू करके अपने जीवन को उन्नत और बेहतर कर सकें। ये समिति जो थी बलवंत राय मेहता समिति, यह त्रिस्तरीय पंचायती राज
व्यवस्था का यानी 3 टायर सिस्टम का सिफारिश किया, जिसमें गांव स्तर पर हमने बताया ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने जब सुझाव दिया तो भारत में पहली बार राजस्थान राज्य के नागौर एक जिला है, उसमें 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई और अंततः संविधान में संशोधन किया गया। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान कर देने का अर्थ है कि संविधान के अनुच्छेदों में उसको स्थान दे दिया गया। इसके लिए भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भारतीय संविधान में भाग 9 जो है वह पंचायतों के गठन, उनका निर्वाचन, उसकी शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाग और भाग 9 का जोड़ा गया और यह अधिनियम भी 1992 में आया। अब आप पंचायती राज और 3 टायर सिस्टम बलवंत राय मेहता समिति के बारे में समझ गए होंगे। अब प्रश्न 8वां है कि भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए. जीवी मावलंकर, बी. एस आयंगर और सी. हुकुम सिंह और डी. नीलम संजीवा रेड्डी। तो इसमें जो उत्तर है वह है जीवी मावलंकर। यह बात लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय संसद है, इस भारतीय संसद के 2 सदन हैं। संसद का काम क्या है? कानून बनाने का कार्य किसका है? संसद का है। संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरी जो है वह है राज्यसभा। जो लोकसभा है यह है निम्न सदन और यह है राज्यसभा उच्च सदन। लोकसभा और राज्यसभा की जब कार्रवाई होती है, जब बैठकें होती हैं, इसकी कार्रवाई और बैठकों के संचालन के लिए लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में जो है सभापति। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता। तो लोकसभा में कार्य संचालन के लिए एक अध्यक्ष की व्यवस्था की जाती है जिससे लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। तो आपने देखा कि लोकसभा जो भारत में गठित हुई 1952 में, उसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह जीवी मावलंकर थे। जो लोकसभा है, इस लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 यानी 93 में प्रावधान किया गया है और उसमें कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वह लोकसभा के जो सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में से किया जाएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर को जो है लोकसभा का पितामह भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, लोकसभा प्राक्कलन समिति की समयावधि कितनी होती है? यहाँ बात हो रही है प्राक्कलन समिति की।
यह प्राक्कलन समिति रहती कहाँ है? लोकसभा में। लोकसभा, ये लोकसभा की समिति होती है प्राक्कलन समिति। तो इसका कार्यकाल पूछ रहा है कितना होगा? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। तो प्राक्कलन समिति का जो समय अवधि होता है वह होता है 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति जो है यह लोकसभा से बनती है सदस्यों से, और जो है इसकी सदस्य संख्या 30 होती है, और 30 सदस्य जो है वह लोकसभा से लिए जाते हैं। आगे आप देखिए, लोकसभा जो भारत की है यानी संसद का जो निम्न सदन है, जिसमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। जो लोकसभा जो निर्वाचित सदन होता है उसके बहुमत का जो नेता होता है या बहुमत दल का जो नेता होता है जो सरकार बनाता है, उसमें वित्तीय समितियां, 3 वित्तीय समितियां होती हैं। एक होती है प्राक्कलन समिति, दूसरी होती है लोक लेखा समिति, और तीसरी होती है लोक उपक्रम समिति। तो प्रश्न उठता है कि क्या इन समितियों का प्रावधान संविधान में है? क्या ये संवैधानिक हैं? नहीं, इनका प्रावधान संविधान में नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। किंतु यह संसद के कार्य संचालन के नियमों के अधीन यह गठित की गई है। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, कि ब्रिटिश संसद की प्रेरणा से जो है वह गठित हुई थी। इसकी सदस्यों की जो संख्या होती है हमने बताया कि 30 होती है। सभी जो सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के, वे सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं। सदस्यों का जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। कार्यकाल जो होता है इनका 1 वर्ष होता है। तो एक जो समिति ये बनती है, इस समिति में एक अध्यक्ष भी होता होगा। तो वह जो अध्यक्ष होता है वह सत्तारूढ़ दल यानी जो सरकार जिस दल ने बनाया है उस दल से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इसका अध्यक्ष यानी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को चुन दिया जाता है। किंतु जो लोग मंत्री हैं ये लोग जो है प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं हो सकते। तो एक बात और भी है कि जो प्राक्कलन समिति है इसके जो कार्य क्या हो सकते हैं, तो प्राक्कलन यानी एस्टीमेट वार्षिक बजट में जो भी अनुमान खर्च के लिए दिए गए हैं, खर्च किए गए हैं, उनकी यह समिति जांच करती है। इससे खर्च में जो है लगाम लगता है, प्रभावशीलता आती है और पारदर्शिता आती है। प्रश्न संख्या 10 है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें दी गई हैं? ए 47, बी 52, सी 30 और डी जो है वह कितना है? 38। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है 47। व्याख्या देखें आप कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 330। उस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का जो है लोकसभा में आरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 334 यानी 330 के बाद 334 यह बताता है कि जो आरक्षण अनुसूचित जातियों या जनजातियों को दिया जा रहा है यह कितने वर्षों के लिए होगा। संविधान जब लागू हुआ तो यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था। किंतु भारतीय संविधान में संसद के द्वारा संशोधन करके लगातार इसे 10 वर्षों तक बढ़ाया जाता रहा और 104वें संविधान संशोधन 2020 में इसकी समय सीमा बढ़ा करके 2030 तक कर दी गई है।
अब सवाल उठता है कि जो लोकसभा में जो है आरक्षण का जो प्रावधान किया जाता है यह किस आधार पर किया जाता है? तो यह जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जब जनसंख्या का आंकड़ा प्रकाशित हो जाता है या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा एक परिसीमन आयोग गठित किया जाता है। इसी परिसीमन आयोग के द्वारा जो है अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कितनी जो है सीटें आरक्षित होंगी यह तय किया जाता है। लोकसभा में कुल आरक्षित सीटों की जो संख्या है वह 131 है, जिसमें 84 सीटें यानी 84 सीटें जो हैं ये 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 47 सीटें जो हैं ये अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, इटली में फांसीवाद का उदय परिणाम था? ए पुनर्जागरण का, बी प्रथम विश्व युद्ध का, सी नेपोलियनिक युद्ध का और डी औद्योगिक क्रांति का। यहाँ पर जो उत्तर सही है वह है प्रथम विश्व युद्ध का। इटली जो है इस इटली में फांसीवाद, फासिज्म यानी फांसीवाद इसका उदय जो है वह जो है मुसोलिनी, किसके? मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध आप सभी जानते हैं कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था प्रारंभ वह 1914 में हुआ था और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ, किसके साथ? मित्र राष्ट्रों के साथ यानी विजयी राष्ट्रों के साथ इटली लड़ा था और 1919 में जब संधि हुई, कौन सी संधि? वर्साय की संधि, वर्साय की संधि। और इस वर्साय की संधि में इटली को जो है उपेक्षित किया गया यानी युद्ध के लाभों का सहभागी नहीं बनाया गया। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि फांसीवाद का जो युद्ध हुआ था, फांसीवाद का जो उदय हुआ था वह इटली में हुआ था और यह प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद हुआ। इसके उदय में, किसके? फांसीवाद के उदय में अनेक उत्तरदायी कारण थे, जैसे राष्ट्रीय अपमान, राजनीतिक अस्थिरता। राष्ट्रीय अपमान यानी वर्साय की संधि में जो लाभ इटली को मिलना चाहिए था वह लाभ इटली को नहीं मिला। राजनीतिक अस्थिरता यानी इटली में उस समय सरकारें जो थी वो लगातार बदल रही थी, जनता में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी आदि जो है बढ़ी हुई थी। साथ ही 1917 में रसिया में साम्यवादी क्रांति हो जाती है और इटली में भी इस तरह की क्रांति होने की संभावना होती है और इससे खतरा महसूस होता है। साथ ही जो मुसोलिनी था, मुसोलिनी का करिश्माई नेतृत्व, उसकी योग्यता में लोगों का विश्वास, उसे लोगों ने अपना नेता स्वीकार कर लिया। ये सारे कारण इटली में फांसीवाद के उदय के कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से विजयी रहा। 28 जून 1919 को वर्साय की संधि होती है और यह वर्साय की जो संधि होती है यह फ्रांस में होती है। यानी इसमें आशा के अनुकूल इटली को कुछ भी नहीं मिला। युद्ध जब हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, उस काल में इटली के उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, बेरोजगारी, महंगाई
किसान और मजदूर आंदोलन जो है काफ़ी उस समय बढ़ गए थे। वहाँ की जो संसद थी उस संसद में बहुत सारे दल हो गए थे और एक स्थिर सरकार की स्थापना नहीं हो रही थी। रूस में साम्यवादी क्रांति हमने बताया, उसका भी प्रभाव जो है बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में मुसोलिनी का करिश्माई नेतृत्व जन्म लेता है और इटली को उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय गौरव की तरफ प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 12 है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन किसका है? ए टाकविले का, बी हैमिल्टन का, सी हरमन फाइनर का और डी सीएफ स्ट्रांग का। इसमें है डी टाकविले का। डी टाकविले ने ही कहा था कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है। तो टाकविले का कहना यह नहीं था कि वहाँ कानून एवं विधियां बिल्कुल नहीं है, ऐसा डी टाकविले का नहीं कहना था। डी टाकविले का कहना था कि जिस तरह से भारत और अमेरिका में एक लिखित संविधान है, यानी एक लिखित दस्तावेज है जो एक निश्चित समय पर गढ़ा गया, उस तरह से ब्रिटेन में नहीं है। अब व्याख्या को आप देखिए कि टाकविले ने जब कहा कि ब्रिटेन में कोई संविधान नहीं है तो उनका आशय या उनका कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि वहाँ का शासन व्यवस्था बिना कानूनों के चलता है, बल्कि उनका कहना बस इतना था कि जिस तरह से एकल दस्तावेज के रूप में संविधान भारत और अमेरिका में उपलब्ध हैं, उस तरह का वहाँ हम दस्तावेज नहीं पा सकते। किंतु ब्रिटेन की शासन व्यवस्था नियमों के आधार पर संचालित होता है। वहाँ पर कुछ संवैधानिक परंपराएं हैं, अभिसमय हैं, न्यायालयों के निर्णय हैं, कुछ कानूनों और प्राचीन दस्तावेज हैं, जिससे वहाँ का जो है शासन व्यवस्था संचालित होता है। जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा और 1689 का बिल ऑफ राइट जो है वो वहाँ का जो है कानून का या संविधान का आधार है। ब्रिटेन में जो संसद है वह मूल रूप से संप्रभु है। संसद को यह अधिकार है, वह साधारण बहुमत से किसी भी कानून को बदल सकती है। एक विद्वान ने कहा था कि ब्रिटिश की संसद इतनी संप्रभु है कि वह किसी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकती है। प्रश्न संख्या 13, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को है। यहाँ बात संसदीय सरकार की हो रही है, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की हो रही है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कार्यपालिका के दो स्वरूप पाए जाते हैं। एक होता है प्रतीकात्मक यानी ऑर्नामेंटल, और दूसरा होता है वास्तविक यानी संवैधानिक रूप से समझ शक्तियां तो इसमें निहित होती हैं, लेकिन व्यवहार में प्रयोग प्रधानमंत्री आदि करते हैं। 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है कि संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को पूर्ण शक्ति, सीमित शक्ति, नाम मात्र की शक्ति, कोई शक्ति नहीं, तो इसमें उत्तर सी नाम मात्र की शक्ति होती है। व्याख्या देखिए, एक संसदीय शासन जो होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। संसदीय शासन में जो संसद होती है वह देश की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है, यानी कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह संसद के पास होता है। और इस संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है, जो नियमों का क्रियान्वयन करती है, संचालन करती है, वह मुख्य रूप से विधायिका
यानी कानून बनाने वाले के प्रति उत्तरदायी होती है। और विशेष रूप से यह जो संसद होती है उसके जो दो सदन होते हैं, यानी निम्न सदन और उच्च सदन, विशेष रूप से निम्न सदन जिसके जो सांसद होते हैं वे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, उसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है। दूसरी बात जो है, यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें जो कार्यपालिका होती है, यानी नीतियों को, कानूनों को क्रियान्वयन करने वाली जो संस्था होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है नाम मात्र की औपचारिक, प्रतीकात्मक, ऑर्नामेंटल या सिंबॉलिक। इनका जो अधिकार होता है, पहला जो नाम मात्र की होती है वह सांकेतिक होता है, कहने के लिए होता है, सैद्धांतिक रूप से उनके पास अधिकार होता है। किंतु एक कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था में और भी होती है जिसे आप कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका, जो शक्तियों का एक्सरसाइज वास्तविक रूप से करती है, प्रयोग वास्तविक रूप से करती है, जैसे मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री। भारत में जैसे राष्ट्रपति जो है वह ऑर्नामेंटल, प्रतीकात्मक, औपचारिक प्रधान राज्य का है, लेकिन मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री जो है वह क्या है, वास्तविक जो है शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका होता है। जो संसदीय व्यवस्था होती है उस संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो होती है उनके बीच परस्पर अंतर संबंध होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं जैसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में होती है, बल्कि इसके अंतर्गत जो व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका के सदस्य उसी से लिए जाते हैं। मंत्री और विधायक जो होते हैं वे कार्यपालिका या विधायिका के सदस्य होते हैं, यानी कार्यपालिका सदस्य जो होते हैं वो विधायिका के सदस्य होते हैं। इस संसदीय व्यवस्था में सरकार वही दल बनाता है जिसका विधायिका में बहुमत होता है, यानी निचले सदन में जिसका बहुमत होता है सरकार वही बनाता है। कार्यपालिका क्योंकि कानूनों का क्रियान्वयन करती है, उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संसद के पास जो अस्त्र हैं वह हैं प्रश्नकाल, जैसे अविश्वास प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। विपक्ष के नेता भी एक होता है, इस संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता को भी मान्यता मिलती है। अब प्रश्न संख्या हम 14 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों को निम्नलिखित में से किस लेखक ने नए प्रकार के अधिनायकवाद यानी न्यू डेपोटिज्म और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को किसने नए प्रकार के अधिनायकवाद की संख्या दी है? ए लॉर्ड हेवर्ड, बी रमजे मोर, सी हेराल्ड लास्की और डी सर विलियम बेवरीज। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है लॉर्ड हेवर्ड। लॉर्ड हेवर्ड ने ही ऐसा कहा था। लॉर्ड हेवर्ड जो थे वे इंग्लैंड के जो थे वे न्यायाधीश थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू डेपोटिज्म, और यह न्यू डेपोटिज्म लिखी गई कब? 1929 में। इसमें इन्होंने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती हुई शक्तियों पर चिंता जताई और इसे एक नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा प्रदान की। उनका तर्क था कि ब्रिटिश सरकार में नौकरशाही की जो शक्तियां हैं वे लगातार बढ़ रही हैं। कानून के शासन और संसदीय संप्रभुता के लिए यह एक गंभीर खतरा बन सकता है। नौकरशाही की जो शक्तियां बढ़ जाती हैं इसके लिए प्रमुख कारण जो होता है वह होता है प्रतिविधायन, न्यायिक समीक्षा से बचना या विभागों का अपने पक्ष में निर्णय लेना आदि। ये जो ब्रिटेन में हो रहे थे, इसी कारण से जो है लॉर्ड हेवर्ड ने नौकरशाही को नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 15 पर आइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का अभिकरण या साधन नहीं है?
यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, ये जो 4 विकल्प हैं, इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो जनमत, जनमत का मतलब जनता का मत, यानी जनता का किसी समस्या पर रुख या विचार क्या कहलाता है, जनमत कहलाता है। तो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो जनमत निर्माण का साधन नहीं है। ए प्रेस, बी राजनीतिक दल, सी न्यायपालिका और डी रेडियो। इसमें जो न्यायपालिका होता है इसका जनमत से कोई लेना देना नहीं होता है। यही जो है जनमत का साधन नहीं है, जनमत का साधन नहीं। देखिए, अब आप जान लीजिए कि जनमत क्या है। परीक्षाओं में लियोनार्ड डब्ल्यू डेव का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वह अक्सर पूछता है कि जनमत किसी समस्या पर जनता का रुख या विचार है। कोई मुद्दा है, उस मुद्दे पर जनता जो अपनी राय व्यक्त करती है, अपना जो विचार व्यक्त करती है, जनमत अपने मतदान के माध्यम से अपना विचार व्यक्त करती है। तो आप यह जान गए कि जनमत क्या है। जनमत को अंग्रेजी में पब्लिक ओपिनियन कहते हैं। जनमत निर्माण के लिए कई जो है साधन हैं जिनके माध्यम से जनमत का किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर जो है निर्माण होता है। पहला जो जनमत निर्माण का साधन है वह है प्रिंट मीडिया। प्रिंट छप करके, जैसे अखबार है, अखबार पर समाचार जो छप करके आता है, जनता जब उस समाचार को पढ़ती है तो किसी मुद्दे पर उसके विचार बनते हैं। पत्र पत्रिकाएं भी होती हैं जो प्रिंट करके, छपाई करके निकाली जाती हैं। पुस्तिकाएं, राजनीतिक दल देखिए पंपलेट बांटते हैं, पंपलेट के माध्यम से भी राजनीतिक दल जनमत निर्माण का प्रयास करते हैं। पुस्तकें जो होती हैं वह भी विचारों को उद्वेलित करती हैं, एक निश्चित रुख समस्या की तरफ वह जो है ले जाती हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में, डॉक्यूमेंट्री। रेडियो के माध्यम से, रेडियो पर समाचार आता है, कई तरह की डॉक्यूमेंट्री आती है जिसको सुन करके किसी समस्या के बारे में लोगों के विचार तय होते हैं। फिल्में, टेलीविज़न के माध्यम से भी जो है वह डॉक्यूमेंट्री आदि के माध्यम से भी जनमत का निर्माण होता है। वर्तमान समय में डिजिटल और सोशल मीडिया का ज़माना है। तमाम तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो लोग देखते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर भी लोग मुद्दों को, समस्याओं को शेयर करके, प्रकट करके जो है जनमत तैयार किया जाता है। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स, यूट्यूब्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स आदि भी जनमत के निर्माण के साधन हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि मेरा प्रोग्राम यानी कार्यक्रम जो है वह बात करना नहीं है बल्कि कार्य करना है। यह कथन किसका है? ए मार्क्स का, बी स्टालिन का, सी मुसोलिनी का और डी गांधी का। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है मुसोलिनी का। देखिए कैसे। मुसोलिनी हमने बताया कि इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थितियों में फांसीवाद का जनक माना जाता है। फासिज्म का अर्थ होता फेसियो से यह निकला है, जिसका होता है लकड़ी का गट्ठर जिसमें कुल्हाड़ी लगी होती है। इनका जो झंडा है वह काले रंग का होता था। इन्होंने कहा कि राजनीति में केवल भाषण देना, वादे करना यह ठीक नहीं है, बल्कि इससे अधिक हमें कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके परिणाम पर अपना ध्यान होना चाहिए। यानी सरकार का जो उद्देश्य है वह तत्काल ठोस कार्रवाई हो, ना कि लंबी चर्चाएं। फांसीवाद इटली में जन्म लेने वाली एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें कई सारी विशेषताएं
हैं, जैसे उग्र राष्ट्रवाद, इसमें राष्ट्रवाद के प्रति अंधभक्ति पनपी। यह जो है विवेक विरोधी विचारधारा थी, इसमें तर्क का, इसमें द्वंद्व का, असहमति का कहीं कोई स्थान नहीं थी। यह भावना प्रधान विचारधारा थी, यह सर्वाधिकारवादी थी। लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद, स्वतंत्रता आदि की विरोधी, यह युद्ध में विश्वास करने वाली विचारधारा थी तथा यह करिश्माई नेतृत्व में विश्वास करने वाली विचारधारा थी। कौन? फांसीवाद। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन गणराज्य नहीं है? गणराज्य, गणराज्य की जो विशेषता होती है कि वह राज्य गणराज्य माना जाता है जिसका जो प्रधान, प्रधान कौन? राज्य का प्रधान। राज्य का प्रधान जो होता है, यानी राज्य का जो अध्यक्ष होता है, वह क्या होता है? निर्वाचित होता है, निर्वाचित। और यह निर्वाचन जो होता है, यह जनता के द्वारा, जनता इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष भी कर सकती है और अप्रत्यक्ष भी कर सकती है। जैसे अमेरिका में प्रत्यक्ष और भारत में जो होता है वह प्रत्यक्ष। भारत, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भारत, नेपाल, जर्मनी, फ्रांस, तो इसमें उत्तर नेपाल। क्योंकि नेपाल में जो व्यवस्था पहले थी वह थी राजतंत्र। यह राजतंत्र यानी मोनार्की जो है, यह अब क्या हुआ है? समाप्त हो गया है। लेकिन जब यह प्रश्न बना था तो उस समय नेपाल में राजतंत्र था। गणतंत्र को अंग्रेजी में रिपब्लिक कहते हैं। यह ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राज्य का प्रधान वंशानुगत ना होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जो गणतंत्र होता है उसमें जो जनता होती है वही सर्वोच्च होती है, क्योंकि वही जो है राष्ट्र के अध्यक्ष का निर्वाचन भी करती है और उन्हें बदल भी सकती है। कई देश ऐसे हैं दुनिया में जिसमें गणतंत्र है, जैसे भारत, अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका आदि। कुछ ऐसे भी राज्य दुनिया में हैं जिसमें संवैधानिक राजतंत्र है, जैसे ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, जापान हो गया, यहाँ भी संवैधानिक राजतंत्र, स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन, नीदरलैंड और बेल्जियम आदि देशों में संवैधानिक राजतंत्र है। कुछ देश जैसे सऊदी अरब, ब्रुनोई, कतर, ओमान, वेटिकन सिटी आदि देशों में आज भी राजतंत्र कायम है। अगला प्रश्न हम लेते हैं 18। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ए जिनेवा में, बी वाशिंगटन डीसी में, सी हेग में और डी मैड्रिड में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। तो प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई विश्व शांति की स्थापना के लिए, किंतु राष्ट्रसंघ जो था वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को होने से वह रोक नहीं सका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में एक ऐसी संस्था आई जो विश्व में शांति सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सके। उस संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग थे। उन 6 अंगों में एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है उसी के बारे में अब पूछ रहा है। ए जिनेवा में, बी वाशिंगटन डीसी में, सी हेग में, डी मैड्रिड में। तो यहाँ पर जो उत्तर सही है द हेग, और द हेग जो है वह कहाँ है? नीदरलैंड में।
यही एक ऐसा अभिकरण संयुक्त राष्ट्र संघ का है जो न्यूयॉर्क में नहीं है, यानी अन्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग हैं उनका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है। आइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 6 अंगों में से एक है, हमने बताया। इसकी स्थापना 1945 में की गई और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय वह है नीदरलैंड की राजधानी द हेग में। यही एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क से बाहर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है वह होती है 15 और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा और सुरक्षा परिषद ये मिल करके इन 15 न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं और ये 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बैठक होती है तो बैठक की कार्रवाई संचालित रखने के लिए गणपूर्त की आवश्यकता होती है, कोरम की आवश्यकता होती है और कोरम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 9 है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, न्यायिक निर्णय जो दिए जाते हैं वे अंग्रेजी और फ्रेंच में दिए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या है? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संस्था है तो राष्ट्रों के बीच जो परस्पर विवाद हैं उन विवादों की सुनवाई, जैसे सीमा विवाद राष्ट्रों के बीच, समुद्री सीमा के बीच विवाद, कई ऐसी संधियां हैं जो राष्ट्रों के बीच हुई हैं जिनकी व्याख्या का प्रश्न उठे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का कुछ राष्ट्र उल्लंघन कर देते हैं, उन कानूनों के संबंधी विवाद तथा परस्पर दोषों के बीच में कूटनीतिक संबंधों के विवाद आदि इसमें आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें राष्ट्र तो जो है अपने विवादों की सुनवाई करवा सकते हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति अपने विवाद के लिए नहीं जा सकते। तथा इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अन्य अभिकरण हैं वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से वैधानिक परामर्श मांग सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उन्हें वैधानिक परामर्श भी देता है। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संघ व्यवस्था मुख्यतः आधारित है। संघ व्यवस्था जो पाई जाती है ए कनाडा, बी अमेरिका, सी नाइजीरिया और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो उत्तर ए सही है कनाडा। यहाँ पर संघ व्यवस्था की बात कही गई है। संघ का मतलब है कि कई राज्य जो हैं ये मिल करके जो है संघ का निर्माण करते हैं। तो भारत में जो संघ है वह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। और भारत में जो शक्तियां हैं यानी शक्ति जो है वह शक्ति वह केंद्र से राज्यों की ओर वितरित हुई है। यहाँ राज्य मिलकर के संघ का निर्माण नहीं बल्कि संघ शक्तियां देकर के राज्यों को संघ का निर्माण किया गया है। तो भारत में जो शक्ति है उसका बंटवारा जो किया गया है उसके 3 हैं। पहला है संघ सूची, संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह केंद्र का है, इस पर राज्य का है और इसमें केंद्र राज्य दोनों का है, केंद्र और राज्य। किंतु विवाद की स्थिति में केंद्र अभिभावी हो जाता है। इसके अलावा जो कुछ अवशेष शक्तियां इसमें बचती हैं, अवशेष, यह अवशेष शक्ति वह संघ में निहित होती है। तो भारत की जो
संघीय व्यवस्था है यह कनाडा पर आधारित है। इस संघीय व्यवस्था में एक मजबूत केंद्र के साथ संघ है, अतः यह संघीय प्रणाली पर आधारित है। यद्यपि भारत में जो संघात्मक शासन की प्रेरणा ली गई वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन यह आधारित किस पर है? कनाडा पर है। प्रश्न संख्या 20 है, एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक थे ए मैकियावेली, बी ऑस्टिन, सी मिल और डी लास्की। तो इसमें एकलवादी संप्रभुता के जो प्रतिपादक थे वे कौन हैं? ऑस्टिन है। ऑस्टिन की पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस प्रूडेंस। इसी पुस्तक में ऑस्टिन ने एकलवादी संप्रभुता को विधिवादी संप्रभुता भी कहा जाता है। इस संप्रभुता के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो राज्य है, राज्य की जो संप्रभु शक्ति है वह क्या है? एकल है। यानी राज्य ही संप्रभुता रूपी शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य के समानांतर, राज्य से बड़ा, राज्य ही जो है कानूनों का निर्माण करता है। राज्य ही कानूनों का क्या करता है? निर्माण करता है। राज्य से बड़ी कोई शक्ति समाज में नहीं होती है। यानी शक्ति का केवल एक ही स्रोत होता है, ऐसा एकलवादी संप्रभुता मानती है। तो इसमें ऑस्टिन सही है। संप्रभुता यानी सॉवरेंटी। सॉवरेंटी दो शब्दों से हुआ है, लैटिन शब्द के। पहला है सुपर, दूसरा है एनस। सुपर एनस का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। बिलोबी संप्रभुता के बारे में परिभाषा देता है। परिभाषाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बिलोबी की परिभाषा है कि संप्रभुता जो है वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। यानी सबसे बड़ी शक्ति राज्य की जो होती है वह संप्रभुता होती है, ऐसा बिलोबी कहता है। दूसरा बर्गेस। बर्गेस नामक विद्वान कहता है कि संप्रभुता जो है राज्य की शक्ति तो है, लेकिन यह शक्ति मौलिक है, निरंकुश है और निरपेक्ष है। बोधा की भी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। वह कहता है कि संप्रभुता नागरिक प्रजाजनों पर जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। संप्रभुता के दो सिद्धांत हैं। पहला एकलवादी संप्रभुता, जो कहता है कि संप्रभुता का बंटवारा नहीं हो सकता है, संप्रभुता का विभाजन जो है क्या है? धोखा है। दूसरा है कि बहुलवादी संप्रभुता, वह कहता है कि राज्य की जो शक्ति होती है वह एकल नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति के निष्ठा के अलग अलग स्रोत होते हैं। इसीलिए संप्रभुता समुदायों, संघों, संस्थाओं में बटी होती है। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हमने बताया कि जॉन ऑस्टिन है, जिसे कि विधिवादी या कानून संप्रभुता। इसके अलावा बोधा हो गया, हाब्स हो गया, ये विचारक भी संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अब अगला प्रश्न जो 21वां है, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? ए हांस जे मॉर्गनथाउ, बी जॉर्ज केनन, सी जॉन हर्ट और डी वुडरो विल्सन। तो इसमें उत्तर जो डी सही है, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन जो हैं वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी यानी आइडियलिस्टिक थ्योरी के समर्थक हैं। तो यहाँ पर उत्तर यह सही हो जाएगा। इसमें आया है एक यथार्थवाद।
यथार्थवाद के मुख्य प्रतिपादक जो हैं वे मॉर्गेनथाउ हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष, किसके लिए? शक्ति हेतु संघर्ष, और यह संघर्ष जो होता है राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट के परिप्रेक्ष्य में होता है। हम व्याख्या देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का जो यथार्थवादी सिद्धांत है वह या उसका प्रमुख जो प्रवक्ता है वह है हांस जे मॉर्गेनथाउ। हांस जे मॉर्गेनथाउ मानता है कि जो राष्ट्र हैं उनके बीच जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है, उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सार तत्व है, जो मूल तत्व है, जो इसेंस है, वह क्या है? अनवरत चलने वाला शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी विश्व समुदाय में राष्ट्र परस्पर संघर्षरत हैं, और संघर्षरत किस लिए हैं? कि शक्ति की कामना के लिए, अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए। और इस संघर्ष सहित शक्ति को हम राष्ट्रीय हित के संदर्भ में परिभाषित कर सकते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद मानता है कि जो राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्र अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित के सापेक्ष अपनी क्रियाएं, अपने क्रियाकलाप, अपने व्यवहार करते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी सिद्धांत जिसे मॉर्गेनथाउ ने प्रतिपादित किया था, यह परंपरागत यथार्थवाद रहा, जिसे केनेथ वाल्ट्ज नामक विद्वान रहे हैं, जिन्होंने नव यथार्थवाद के रूप में आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं है कि हांस जे मॉर्गेनथाउ के पूर्व व्यक्ति के मूल स्वभाव यानी शक्ति के लिए प्रयासरत, अधिकारों के लिए प्रयासरत होने की बात किसी विद्वान ने नहीं कही थी। अगर हम प्राचीन काल में थ्यूसिडाइसस, मैकियावेली और हॉब्स के विचारों को देखें तो इनके भी विचार यथार्थवाद यानी मानव की मूल वृत्ति जो स्वार्थवाद है, अधिक से अधिक अपने हित की कामना है, उसके लिए जो संघर्ष की स्थिति है, ऐसा इसके पूर्व कहा था। किंतु आधुनिक सिद्धांतकारों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया उसमें हैं जॉर्ज केनन, मॉर्गेनथाउ, हेनरी किसिंजर, E.H. कार, राइनोल्ड नेबूर, किंसी राइट, थॉमसन, फ्रेडरिक शूमैन, स्पाइक मैन, अर्नोल्ड वुल्फर्स, जॉन हर्ट्स। इन सारे विद्वानों का नाम आपको याद रखना चाहिए। परीक्षाओं में ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन यथार्थवाद से संबंधित है या कौन यथार्थवाद से संबंधित नहीं है। मॉर्गेनथाउ जो रहा है, जिसने यथार्थवाद का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जनक कहा जाता है, इसने इसको मानव स्वभाव पर आधारित किया है। कहता है कि जो मानव स्वभाव है वह मानव स्वभाव की यदि हम मूल प्रवृत्ति को, जो कि हाफ स्वार्थ मानता है, अगर उस मूल प्रवृत्ति यानी संघर्ष की प्रवृत्ति को ठीक ढंग से हम अगर समझ लें तो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सही व्याख्या कर सकते हैं। और वह राष्ट्रीय हित की बात करता है, यानी सभी राष्ट्र जो होते हैं वे अपने राष्ट्रीय हित के सापेक्ष व्यवहार करते हैं, और राष्ट्रीय हित जो होता है उसे हम शक्ति के संदर्भ में परिभाषित कर सकते हैं। यानी जो राष्ट्र होते हैं वे परस्पर संघर्ष इसलिए करते हैं कि वे अधिक से अधिक शक्ति को अर्जित कर सकें, और जो राष्ट्र हित है वह ऐसा नहीं है कि वह एक अस्थाई प्रोग्राम है
कि वह एक निश्चित है कि एक बार राष्ट्रीय हित तय हो गया तो सतत जारी रहेगा, बल्कि राष्ट्र हित जो है वह समय काल परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्श जो नैतिक नियम होते हैं वे लागू नहीं किए जा सकते हैं। इनमें विवेक तर्क के आधार पर जो तय किए जाते हैं वही उच्चतम मूल्य होते हैं, और जो सार्वभौमिक नैतिकता होती है उसके वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो नैतिकता होती है, राज्य की जो नैतिकता होती है वह बिल्कुल अलग होती है। जिस तरह से अर्थशास्त्र का अलग क्षेत्र होता है, जीव विज्ञान का अलग क्षेत्र होता है, फिजिक्स का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की भी स्वायत्ता होती है, ऐसा मार्गन्थो कहता है। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं, गेम थ्योरी से नहीं जुड़े हुए हैं? आर्गेन्स्की, स्नाइडर, हर्शानी, सेलिंग। तो इसमें जो आर्गेन्स्की हैं यही गेम थ्योरी से संबंधित नहीं है। तो आप समझिए कि गेम थ्योरी यानी खेल सिद्धांत वास्तव में है क्या। जो खेल सिद्धांत है, खेल सिद्धांत का प्रयोग अपने शोध ग्रंथ में लाइबनिज नामक एक गणितज्ञ थे, उन्होंने प्रयोग किया था। उनका मानना था कि खेल में जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें हमेशा हार और जीत की चिंता में मग्न नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें लाभ और हानि के दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिए, और उन्हें यह प्रयास करना चाहिए कि वे अपने लाभ को अधिकतम कर सकें और अपने हानि को जो है न्यूनतम कर सकें। वान न्यूमैन, ऑस्कर मॉर्गनस्टाइन ने खेल सिद्धांत को एक प्रमेय के रूप में अर्थशास्त्र में प्रयोग किया। इस सिद्धांत का विकास, खेल सिद्धांत का विकास मुख्य रूप से थॉमस सैलिंग ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्ल डायस, थॉमस सैलिंग, अनातोल रापापोर्ट, मार्टिन सुबिक, ऑस्कर मॉर्गनस्टाइन, रॉबर्ट एक्सलॉड, रॉबर्ट जर्विस, जेम्स फियरसन, ब्रूस ब्यूनो-डी मस्क्विटा, आर्थर ली बर्न्स, जोसेफ नेगी आदि ने खेल सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग किया है। आप इन नामों को भी ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 23 है कि गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए नई दिल्ली, बी बेलग्रेड, सी काहिरा और डी जकार्ता। यह है बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष, यहाँ पर शब्द है गुट निरपेक्ष। तो अब देखिए, यह गुट निरपेक्ष शब्द बताता है कि जिस समय इसका गठन हुआ उस समय विश्व में गुट थे। हाँ, गुट थे। उस समय विश्व जो है वह विश्व दो प्रकार के गुटों में बंटा हुआ था। एक पूंजीवादी गुट था, पूंजीवादी, और दूसरा जो गुट था वह था साम्यवादी। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व जो कर रहा था वह था अमेरिका, और जो साम्यवादी गुट था उसका नेतृत्व कर रहा था पूर्व सोवियत रूस। ये दोनों अपने अपने गुट की शक्तियों को बढ़ाना चाह रहे थे। विश्व में एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे नव स्वतंत्र देश उदित हुए जो विकास चाहते थे, और ये किसी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे, और इन्होंने परस्पर मिलकर के एक जो है आंदोलन प्रारंभ किया। उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। गुट निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है
कि हम विश्व की जो तमाम राजनीतिक स्थितियां हैं, सही और गलत हो रहा है, उससे निरपेक्ष हों, उससे अलग हों, बल्कि गुट निरपेक्षता का यहाँ जो बात कही गई वह है कि हम सही गलत का परीक्षण करेंगे, जो गलत होगा उसकी आलोचना भी करेंगे और सही का साथ देंगे। तो आपने गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में थोड़ा सा समझा। जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था तो वैसे समय में विश्व दो गुटों में बंट गया। हमने बताया एक गुट सोवियत रसिया का था, दूसरा जो है अमेरिका का था। तो 9 स्वतंत्र देशों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के अनुपालन के लिए, परस्पर सहयोग, सहायता और विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार किया और यह अंतर्राष्ट्रीय मंच बाडुंग जो है वह इंडोनेशिया में है और 1955 में एशिया और अफ्रीका के 29 देशों ने भाग लिया था और इसी बाडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। किंतु गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया में है। और यूगोस्लाविया कहाँ है? वर्तमान में इसे सर्बिया कहा जाता है। भारत के नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के टीटो, इंडोनेशिया के सुकार्णो, घाना के क्वामे नक्रुमा, इन 5 देशों के जो नेता थे, इन्हीं के प्रयासों से गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वह यूगोस्लाविया यानी सर्बिया के बेलग्रेड में 1961 में हुआ, जिसमें 25 सदस्य देशों ने भाग लिया। जब शीत युद्ध का अंत हुआ तो विद्वानों और विचारकों के बीच यह चर्चा हुई कि अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रह गया है, यह अप्रासंगिक हो गया है। किंतु विश्व स्तर पर इतनी सारी चुनौतियां हैं दक्षिण के देशों के साथ, यानी विकसित नहीं विकासशील और जो है अविकसित देशों के साथ, जिनके कल्याण विकास के लिए गुट निरपेक्ष देशों की प्रासंगिकता या आंदोलन की प्रासंगिकता बनी हुई है। वर्तमान समय में इसकी बढ़ती हुई सदस्य देशों की संख्या जो 121 है, यह बताती है कि इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। वर्तमान में जनवरी 2024 में 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन युगांडा की राजधानी कंपाला में इसका हुआ था। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिए। प्रश्न संख्या 24 है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया? ए कोरिया संकट, बी शेष संकट, सी कांगो संकट और डी क्यूबा संकट। तो इसमें जो है कोरिया संकट के समय शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है महासभा ने जो है पारित किया था कि उत्तर कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो की शक्ति है, चूंकि जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया तो उत्तर कोरिया का सोवियत रसिया समर्थक था और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बार बार सोवियत रसा के द्वारा वीटो का प्रयोग किया कर दिया जा रहा था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका के प्रयासों से महासभा को शक्तियां दी गई कि वीटो की स्थिति में भी महासभा शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो है उसके अंतर्गत वह कार्रवाई कर सकता है। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 नवंबर डेट को याद रखें में कोरिया युद्ध की परिस्थितियों में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 सदस्य जो हैं आप जानते हैं, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है,
चीन है और फ्रांस। इन देशों के पास वीटो की शक्ति है और यह सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। उत्तर कोरिया ने दक्षिणी कोरिया में आक्रमण किया तो सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई ना कर सके, इसके लिए सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग किया और इस वीटो की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए कि अमेरिका ने सदस्य राष्ट्रों के साथ मिलकर एक ऐसा तंत्र विकसित करने का प्रयास किया जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अंतर्राष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर सके। तो आप इसको समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 25 है, सतत क्रांति यानी लगातार क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? ए मार्क्स, बी लेनिन, सी माओ और डी हो ची मिन। तो ये माओ का है। माओ का मानना था कि साम्यवादी क्रांति हो जाने के बाद भी बुर्जुआ वर्ग का अवशेष रहता है जो कभी भी उभर करके समाजवादी क्रांति को असफल कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में इनको समाप्त करने के लिए निरंतर क्रांति की आवश्यकता है और यह माओ ने दिया था। यह कहाँ दिया था? चीन में। किसने दिया था? माओ से तुंग ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक बार अगर समाजवादी क्रांति हो जाती है तो भी वर्ग संघर्ष और क्रांति को रखना जो है जरूरी है, क्योंकि माओ का मानना था कि क्रांति हो जाने के बाद समाज से बुर्जुआ यानी पूंजीवादी तत्व उपस्थित रहते हैं जो षड्यंत्र करके सत्ता पर पुनः काबिज हो सकते हैं। अतः जो है सतत क्रांति आवश्यक है। माओ ने यह क्रांति 1966 में चीन में प्रारंभ किया और इस क्रांति के माध्यम से जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें शिक्षा, संस्कृति आदि से जो बुर्जुआवादी तत्व थे उनको समाप्त करने के लिए प्रयास किया। 26 हांगकांग ब्रिटेन द्वारा चीन को कब हस्तांतरित किया गया? 30 जून 1996 को आधी रात को, 30 जुलाई 1997 को आधी रात को, 30 जुलाई 1998 को आधी रात को, 30 अगस्त 1997 को आधी रात को। तो उत्तर सही बी, 30 जुलाई 1997 को आधी रात को ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया। यह हस्तांतरण इसलिए हुआ कि चीन ने एक भूभाग था न्यू टेरिटरीज, इसी को 99 वर्ष के पट्टे पे लिया था जिसकी अवधि समाप्त हो रही थी। साथ ही यहाँ पर ब्रिटेन से दूरी होने के नाते प्रशासनिक असुविधा या चुनौतियाँ थी और लगातार चीन की बढ़ती हुई ताकत ने भी इसमें आग में घी का काम किया और इससे एक देश में दो शासन प्रणाली की व्यवस्था का अंत हो गया। 1927 आन लिबर्टी के लेखक कौन हैं? ए लास्की, बी रूसो, सी जे.एस. मिल, डी टी.एच. ग्रीन। तो इसमें जॉन स्टुअर्ट मिल ही जो हैं ये आन लिबर्टी के लेखक हैं। जे.एस. मिल जो हैं ये स्वतंत्रता के समर्थक हैं और स्वतंत्रता के हमने बताया कि दो भाग करते हैं। एक करते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, और दूसरा ये करते हैं कार्य विषयक। और कार्य विषयक आज़ादी को भी ये दो भाग में बांट देते हैं, एक स्व विषयक और दूसरा पर विषयक। और वो कहते हैं कि पर विषयक में ही राज्य थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकता है। जो आन लिबर्टी पुस्तक है वह 1959 में लिखी गई और यह पुस्तक श्रीमती टेलर को समर्पित है। इस पुस्तक में मिल ने स्वतंत्रता पर विचार किया है। दो प्रकार स्वतंत्रता की बात कही, एक विचार अभिव्यक्ति की बात कही और दूसरी कार्य विषयक की बात की। कार्य विषयक को भी उसने दो भागों में बांटा, एक स्व विषयक में और दूसरा पर विषयक में। मिल कहता है कि राज्य को स्व विषयक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बल्कि पर विषयक क्षेत्रों में वह हस्तक्षेप कर सकता है। 28वां प्रश्न है, स्वतंत्रता सभी प्रकार के बंधनों का
अभाव है। यह जो परिभाषा कही जा रही है वह नकारात्मक स्वतंत्रता है, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कही जा रही है। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? यानी व्यक्ति के मामलों में राज्य जो है वह न्यूनतम हस्तक्षेप करे। न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य करेगा तो अधिकतम आज़ादी, अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगा। ऑप्शन मिल लास्की बारकर सीले, तो यह उत्तर डी सीले सही है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक यह मानते हैं कि राज्य को व्यक्ति के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का जो कार्य है वह केवल सुरक्षात्मक कार्य होना चाहिए। ऐसा व्यक्तिवादी, स्वेच्छातंत्रवादी या नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं। और जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान हैं वे कल्याणकारी राज्य के विरोधी हैं। 29वां, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया? ए सामान्य इच्छा, बी शक्ति पृथक्करण, सी संविधानवाद, डी संस्थावाद। तो इसमें मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है शक्ति का पृथक्करण है। तो आप जानते हैं कि राज्य में मॉन्टेस्क्यू मानता है, मॉन्टेस्क्यू यह मानता है कि राज्य में 3 तरह की जो है अभिकरण, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा जो है वह है न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू मानता है कि शक्ति जो है ये शक्ति है, इस शक्ति का क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। और यदि विभाजन हो जाएगा तो इससे व्यक्ति की, ये व्यक्ति है, इसकी स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य में शक्ति का विभाजन होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि प्रत्येक सरकार में 3 तरह की शक्तियां होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये कहते हैं स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शक्तियों का केंद्रण नहीं बल्कि अलग अलग अंगों में विभाजन होना चाहिए। किसी विभाग के अधिकारियों को इतना अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वह अन्य विभाग की शक्तियों को अपना ले तथा उसमें हस्तक्षेप करे। अगर वह ऐसा करता है तो स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकेगी। किसकी रक्षा नहीं? स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकेगी। अब अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्य के द्वारा निर्मित होते हैं? यानी यह प्रश्न पूछ रहा है कि अधिकार जो होते हैं वो राज्य की सृष्टि होते हैं। ऐसा कौन सिद्धांत मानता है? कानूनी, प्राकृतिक, ऐतिहासिक और आदर्शवादी। तो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत ए ऑप्शन यह सही है। यही यह मानता है कि अधिकारों की सृष्टि, अधिकारों का जनक, यानी अधिकार कहाँ से जन्म लेते हैं? राज्य से लेते हैं। ये अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है। तो अब देखिए कि अधिकारों के कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। पहला अधिकारों का प्राकृतिक या नैसर्गिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति जन्म के साथ कुछ अधिकार लेकर के पैदा होता है जो बाई बर्थ उसे मिलता है। इसे कोई राज्य, संस्था, सरकार छीन नहीं सकती है। ये जन्मजात हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो, स्पेंसर, टॉमस पेन और ब्लैक स्टोन आदि जो विचारक हैं ये अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं। दूसरा, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत मानता है कि जो अधिकार होते हैं ये इतिहास, परंपराओं आदि पर आधारित होते हैं। जैसे बर्क जो था यह मानता है अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत को। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत यह मानता है, इसको व्यक्तिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। यह मानता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास जो है
उससे यह जन्म लेता है, विकास की आवश्यक शर्त है। कौन? अधिकार, कांट, ग्रीन आदि विचारक इसमें आते हैं। अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत यह मानता है कि समाज कल्याण की भावना से ही अधिकारों का जन्म होता है, और अधिकारों का जो जन्मदाता है वह कौन है? वह समाज है। इसके जो समर्थक विद्वान हैं वे हैं लास्की। अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत मानता है कि जो अधिकार होते हैं ये हमेशा बुर्जुआ, शक्तिशाली, पूंजीपति जो सत्ता पर काबिज होते हैं, यानी प्रभुत्वशाली वर्ग जो होते हैं, उनके जो है अधिकार वास्तव में होते हैं। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के बारे में हमने आपको बताया ही कि अधिकारों का कानूनी सिद्धांत मानता है कि अधिकार को जन्म राज्य देते हैं। इस तरह से आपने वर्ष 2002 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक का विस्तृत विश्लेषण और सर्वमान्य उत्तर देखा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।